चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो नंबर 13 और आज का टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात समझिए। मान लीजिए एस ये एक बड़ा पृष्ठ है। एस एक बड़ा पृष्ठ है और इस बड़े पृष्ठ का ये एक अल्पांश है। मान लिया ds, डी संकेत किसके लिए? अल्प के लिए। तो मान लीजिए बड़े पृष्ठ s का ds एक अल्पांश है। तो जो बात आपको बोलने जा रहे हैं वो बात यह है कि याद रखिएगा, क्षेत्रफल है सदिश राशि। क्षेत्रफल है सदिश राशि और क्षेत्रफल सदिश को हम दर्शाएंगे डी वेक्टर एस से। क्या सुना? क्षेत्रफल है सदिश राशि और क्षेत्रफल सदिश को दर्शाते हैं डी वेक्टर एस से। और क्षेत्रफल सदिश यानी कि डी वेक्टर एस की दिशा रहती है पृष्ठ के लंबवत। पृष्ठ के लंबवत यानी कि ये कोण कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री और सदैव बाहर की ओर। ये बात दिमाग में डाल लीजिए, रिवाइंड करके सुन लीजिए। ये अपने को आगे बार बार अप्लाई करना है। क्या भर लिया दिमाग में कि क्षेत्रफल है सदिश राशि और क्षेत्रफल सदिश को दर्शाते हैं डी वेक्टर एस से और इसकी दिशा होगी हमेशा सदैव पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर। सुन लिया? अब सुनो आगे। तो टॉपिक है अपना विद्युत फ्लक्स। तो आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र में होती हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक, विद्युत क्षेत्र में होती हैं विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ऐसी है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या उस पृष्ठ से बद्ध, ऐसे लिखते हैं बद्ध, उस पृष्ठ से बद्ध या संलग्न विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो क्या सुना आपने कि भाई विद्युत क्षेत्र में होती हैं विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से लंबवत, कैसी? लंबवत, ऐसी ऐसी आलतू फालतू नहीं, लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और विद्युत फ्लक्स को दुनिया वाले दर्शाते हैं फाई ई से। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं फाई ई से। तो क्या है परिभाषा? कि विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। दर्शाते हैं इसको फाई ई से। फिर सुनो आगे। अब मान लीजिए एस ये एक बड़ा पृष्ठ है। ठीक, तो मान लीजिए एस एक बड़ा पृष्ठ है। चित्र देखकर ये मत सोचना कि हमको ऐसा गोला बनाते आता नहीं है।
गलती से ऐसा बन गया, नहीं, इस पृष्ठ की आकृति कैसी भी हो सकती है। तो मान लीजिए एस एक बड़ा पृष्ठ है और ds इस बड़े पृष्ठ का एक अल्पांश है, एक छोटा सा अंश है, ठीक। और भाई कह चुके हैं कि क्षेत्रफल है सदिश राशि और क्षेत्रफल सदिश यानी कि डी वेक्टर एस की दिशा होती है पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर। अब मान लीजिए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर एस के मध्य कोण बन रहा है थीटा। तो अगर क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर एस और विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के मध्य कोण बने थीटा, तब इस अल्प पृष्ठ ds से संलग्न विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर होता है ई ds cos थीटा। डी संकेत अल्प के लिए, जब ये अल्पांश है तो इससे संलग्न या इससे बद्ध या इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी अल्प होगा, तो इसलिए संकेत लगा दिया डी। तो इस अल्प पृष्ठ से बद्ध अल्प फ्लक्स डी फाई बराबर होगा ई ds cos थीटा, जहां ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ds है इस अल्पांश का क्षेत्रफल और थीटा को अच्छे से पहचान लो। थीटा है क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर एस और विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के मध्य बनने वाला कोण। और आपने पढ़ा है 11th क्लास में दो सदिशों का अदिश गुणनफल, उसमें पढ़ा है आपने कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो भाई ए बी कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ईडीएस कॉस थीटा ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, ठीक। तो किसी भी अल्पांश से बद्ध या संलग्न विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है, ई डीएस कॉस थीटा, या डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। फिर आगे सुनो, अब जो डीएस है ये इस बड़े पृष्ठ एस का अल्पांश है, ठीक। अब अगर आपको इस पूरे बड़े पृष्ठ, नाम क्या दिया इसको, एस, तो पूरे बड़े पृष्ठ एस से संलग्न बद्ध कुल फ्लक्स निकालना हो तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, बड़े मजे से इस पूरे बड़े पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करेंगे, ठीक। इस पूरे बड़े पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में, हिस्सों में बांटेंगे और प्रत्येक अल्पांश से इससे 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 प्रत्येक अल्पांश से बद्ध फ्लक्स निकालेंगे ईडीएस कॉस थीटा से और संपूर्ण फ्लक्स को आपस में जोड़ देंगे। तो आपको इस पूरे बड़े पृष्ठ एस से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। और यहां जोड़ने की क्रिया हम लोग करेंगे समाकलन से, यानी कि इंटीग्रेशन से। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस पूरे बड़े पृष्ठ एस, इस पूरे बड़े पृष्ठ एस से संलग्न कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स नाम दिया फाई, बराबर हो जाएगा इन समस्त अल्पांशों के विद्युत फ्लक्सों का योग, और ये योग निकालेंगे समाकलन से। इसका मतलब पूरे पृष्ठ एस से बद्ध कुल फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा पृष्ठीय समाकल
EDS cos थीटा। इसको पढ़ना सीखो। तो इस संकेत को आप हिंदी में पढ़ोगे पृष्ठीय समाकल, आगे क्या बोलोगे? EDS cos थीटा। इंग्लिश में आप कहोगे सरफेस इंटीग्रल EDS cos थीटा। तो पढ़ना सीखो, क्या पढ़ोगे इसको? पृष्ठीय समाकल, S फॉर सरफेस यानी कि पृष्ठ, पृष्ठीय समाकल EDS cos थीटा। इंग्लिश में बोलो फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल EDS cos थीटा। तो इस सूत्र की सहायता से आप इस पूरे बड़े पृष्ठ S से बद्ध कुल फ्लक्स ज्ञात कर लोगे। इसको मस्तिष्क में बैठा लो कि पूरे बड़े पृष्ठ S से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल, क्या पढ़ोगे? सरफेस इंटीग्रल EDS cos थीटा। हिंदी में पृष्ठीय समाकल EDS cos थीटा, लेकिन हिंदी भाषी भी इसको रीड करते हैं सरफेस इंटीग्रल EDS cos थीटा। अच्छा, फिर एक बात सुनो। अब अगर बाय द वे खुदा ना खास्ता ये जो बड़ा पृष्ठ S है, ये अगर एक बंद पृष्ठ हो, ये अगर हो बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ का उदाहरण गोला, बेलन, घन, घनाभ, आवाज कैसी निकल रही? घन, घनाभ, और जितने भी बंद पृष्ठ हैं वो होते हैं त्रिविमी, वो होते हैं त्रिविमी, 3 डायमेंशनल यानी कि 3D। वृत्त बंद पृष्ठ नहीं है, वृत्त है 2D। वर्ग, आयत, ये खुले पृष्ठ हैं, ये है सब 2D। जो बंद पृष्ठ है वो होते हैं 3D, त्रिविमी, और इसका उदाहरण गोला, बेलन, घन, घनाभ आदि। तो अगर बाय द वे खुदा ना खास्ता ये जो बड़ा पृष्ठ S है, ये अगर एक बंद पृष्ठ होगा, सब तरफ से बंद होगा, तब यहां पर हम लोग एक संकेत लगा देंगे ऐसा, यहां पर एक गोला बना देंगे। इसका मतलब होगा कि पृष्ठ बंद है। ठीक है, तो क्या सुना आपने? इस संकेत को आप क्या पढ़ेंगे? सरफेस इंटीग्रल, पृष्ठीय समाकल। और अगर यहां पर क्या बना होगा? गोला। इसका मतलब होगा कि जो बड़ा पृष्ठ है वो पूर्णतः बंद है, हर तरफ से बंद है। तो अब भर लो दिमाग में कि किसी भी अल्प पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स बराबर EDS cos थीटा, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, DS अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल, थीटा वेक्टर E और D वेक्टर S यानी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य बनने वाला कोण, और पूरे बड़े पृष्ठ S से बद्ध कुल फ्लक्स फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल EDS cos थीटा। और अगर यहां संकेत में गोला बना होगा तो इसका तात्पर्य क्या होगा? कि पृष्ठ बंद है। ठीक, अब आगे सुनो। अब जो विद्युत फ्लक्स है यह है अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, तो एक पॉइंट ये सुन लिया आपने कि विद्युत फ्लक्स है अदिश राशि। फिर देखते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो भाई विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आप याद करके बैठे हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, इंटू DS क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, फिर क्या है? इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा हो या साइन थीटा हो, सब होते हैं मात्रकहीन। हल करो इसको, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, कूलम आएगा ऊपर, तो कूलम इनवर्स, कूलम इनवर्स। बड़ी दिक्कत है मालूम, इसको जो हिंदी भाषी है इसको बोलते हैं कूलम, और जो इंग्लिश भाषी है वो कहते हैं कूलम।
स्पेलिंग है इसकी COULOMB। हिंदी में बोलना पड़ता है कूलाम। हिंदी में क्या बोलना पड़ता है? कूलाम। काम है बड़े उल्लू की मात्रा। और इंग्लिश में बोलना पड़ता है कूलम। ठीक, इसलिए हम बीच में अटक गए थे। हमने कूलम बोला, फिर याद आया कि भाई हिंदी भाषी है हम, तो हिंदी भाषी इसे कहते हैं कूलाम, इंग्लिश वाले कहते हैं कूलम। चल गोली मारो। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की घात -1। या अगर आपकी याददाश्त अच्छी हो तो हमने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताया था, न्यूटन प्रति कूलाम, और एक मात्रक और भी बताया था, वीडियो में है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। तो तीव्रता का दूसरा मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम के अलावा वोल्ट प्रति मीटर। फिर डीएस है अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इस मीटर से ये स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा? वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स के ये दो मात्रक आ गए, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की घात ऋण 1 और दूसरा मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। चलो भाई अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स का विमी सूत्र। अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स का विमी सूत्र। तो भाई सुन चुके हैं 25 बार, मात्रक को देखकर निकालते हैं विमी सूत्र। तो न्यूटन मात्रक है बल का, और बल का विमी सूत्र याद किया था आपने 11th क्लास में, ml t की घात ऋण 2। और 11th की बात करें तो 11th की सब बातें भूल जाओ, अब नए सिरे से पढ़ाई चालू करो। 11th क्लास में जैसे भी रहे हो, कैसे भी रहे हो, अब नए सिरे से पढ़ाई चालू करो। 12th बोर्ड है, जो भी गलतियां हुई हो उसको भूल जाओ, नए सिरे से जुड़ो। ठीक, कुछ दिक्कत हो तो हमसे मिलो आके। मीटर मात्रक है लंबाई का, लंबाई के लिए L, घात है 2। कूलाम, तो पहली वीडियो में चिल्ला चिल्ला के आपसे कहा था कूलाम यानी कि आवेश का विमी सूत्र रट लो, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कूलाम मात्रा के आवेश का विमी सूत्र आपने याद किया था AT, A फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम, और इसकी घात कितनी है? -1। अब इसे हल करते हैं, चलो हल करें। m L इंटू L स्क्वायर L क्यूब, T की घात ऋण 2 और यहां पर T की घात ऋण 1, तो कुल मिलाकर T की घात ऋण 3, और क्या बचा? A की घात -1, A की घात -1, A फॉर एम्पियर। यह आ गया विद्युत फ्लक्स का विमी सूत्र। और जो विमी सूत्र है उसे लिखते हैं बड़े कोष्टक में, आदत डाल लो। चल, ये सब आपको नोट्स मिल जाएंगे, परेशान मत होना, साथ वीडियो के साथ मिल जाएंगे, और आप बढ़िया इसको शेयर करते आना, नोट्स बनाते आना। चल फिर आगे सुनो। फिर ये एक नोट का पॉइंट है, भर लो दिमाग में, कि अगर किसी भी बंद पृष्ठ से अगर विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, किसी बंद पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, तब जो विद्युत फ्लक्स है इसे मानते हैं धनात्मक। इसे मानते हैं धनात्मक। होना भी चाहिए धनात्मक, क्योंकि जो आपने विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखे थे तो उसमें लिखा था कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और जाती किसके पास है? ऋणात्मक आवेश के पास। तो अगर किसी भी बंद पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, तब उस पृष्ठ से संलग्न, उस पृष्ठ से बद्ध जो विद्युत फ्लक्स है वो मानते हैं धनात्मक। डालो दिमाग में। और अगर
विद्युत बल रेखाएं किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेंगी, तब उस पृष्ठ से बद्ध जो फ्लक्स है वो मानते हैं ऋणात्मक। मानना भी चाहिए, क्योंकि जो बल रेखाएं हैं वो ऋणात्मक आवेश की ओर जाती हैं। तो क्या सुना आपने, अगर बंद पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर निकलेंगी तब विद्युत फ्लक्स कैसा मानोगे, धनात्मक, और अगर बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेंगी तब फ्लक्स कैसा मानोगे, ऋणात्मक। चलो अब अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 बोर्ड में खूब आता है, जरूरत से ज्यादा। तो अगला टॉपिक है गॉस प्रमेय। ठीक, अगला टॉपिक है गॉस प्रमेय। गॉस वैज्ञानिक है। पहले ये भर लो दिमाग में, आवाज निकालते हैं यहां से, ये इसको भर लो दिमाग में। क्या भर लो, किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध, गोले का मतलब पृष्ठ कैसा है, बंद, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा, जहां थीटा है वेक्टर ई और डी वेक्टर एस के मध्य बनने वाला कोण, और वेक्टर डीएस की दिशा कैसी होती है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अब चालू करते हैं गॉस प्रमेय। तो पहली बात तो यह है कि जो गॉस का प्रमेय है यह लागू होता है केवल बंद पृष्ठ में, गोले में, बेलन में, घन में, घनाभ में। तो गॉस प्रमेय ऐसा है कि वायु या निर्वात में, निर्वात कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। याद कर लो क्या है प्रमेय, निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश हो प्लस क्यू, तब इस बंद पृष्ठ से बद्ध यानी कि संलग्न यानी कि गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना। तो इसमें गुणा करोगे आप 1/ε0 से, तो कितना आएगा, Q/ε0। यह है गॉस प्रमेय। क्या है गॉस प्रमेय, कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना होगा, Q, तब उस बंद पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा Q/ε0, जहां Q पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश और ε0, इसे तो आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं इसे, निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। और इसका मान कितना है, याद किया आपने, 8.85 × 10⁻12। ठीक, पुरानी क्लास में हो चुका है। अब गॉस प्रमेय को सिद्ध करते हैं, सत्यापित करते हैं। ठीक है, गॉस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो यह है आपका गॉस प्रमेय, फाई बराबर Q/ε0, जहां Q बंद पृष्ठ के उपस्थित, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा है। सिद्ध करते हैं इसको। चलो सुनो आराम से। मान लीजिए ये एक गोला है, इस गोले का केंद्र है O और इस गोले की त्रिज्या यह है स्मॉल r। कौन है ये, गोला, गोला का मतलब बंद पृष्ठ। अब मान लीजिए इस गोले के केंद्र O पर यह है आवेश प्लस Q, यह आवेश प्लस Q। अब ऐसे ही चलते फिरते
गोले के पृष्ठ पर हमने एक बिंदु लिया P, ठीक, ऐसे ही चलते फिरते माना गोले के पृष्ठ पर ये एक बिंदु है P। अब मालूम करते हैं सबसे पहले ये प्लस क्यू आवेश बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसकी तीव्रता कितनी होगी, पढ़ चुके हैं आप। तो भाई इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश। तो याद किया है आपने कि किसी भी बिंदु आवेश प्लस क्यू से r दूरी पर स्थित बिंदु पर तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब इस तीव्रता की दिशा कैसी होगी ये मालूम करते हैं। तो हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, एक बड़ी विधि बताई थी, कहा था बार बार रिवाइंड करना। शॉर्ट ट्रिक ये बताई थी कि किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा रहेगी आवेश से बाहर की ओर, यानी कि आवेश से दूर। तो ये प्लस क्यू आवेश बिंदु P पर ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा इसकी दिशा रहेगी प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर, यानी कि ऐसी। क्या बोलेंगे दिशा, क्या बोलेंगे वेक्टर ओपी। दिशा क्या बोलेंगे वेक्टर ओपी, दिशा बोलेंगे इसको वेक्टर ओपी। अच्छा, अब हमने क्या किया, बढ़िया इस बिंदु P को घेरे हुए हमने एक अल्प पृष्ठ छोटे से पृष्ठ ds की कल्पना की। तो यहां पर ds कौन है, इस बड़े पृष्ठ, चलो बड़े पृष्ठ को नाम दे दें, बड़ा पृष्ठ का मतलब सरफेस, इस बड़े सरफेस को नाम दे दिया s। तो मान लीजिए ds इस बड़े पृष्ठ s का एक छोटा सा अल्पांश है, ठीक है, छोटा सा, जो कि बिंदु P को घेरे हुए है। फिर वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कह दिया था 4 बार, क्षेत्रफल है सदिश राशि और इसकी दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो यहां बिंदु P पर क्षेत्रफल सदिश यानी कि d वेक्टर s की दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, यानी कि ऐसी। ये कोण कितना 90। तो ये दिशा होगी क्षेत्रफल सदिश d वेक्टर s की। इसका मतलब वेक्टर E और d वेक्टर s दोनों एक ही दिशा में है, यानी कि इनके मध्य कोण बनेगा 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां वेक्टर E व वेक्टर ds के मध्य कोण, नोट्स मिल जाएंगे आपको, ये नोट नहीं करना, के मध्य कोण 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। अतः संपूर्ण, ये पूरे संपूर्ण पृष्ठ S से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो यहां वेक्टर E और वेक्टर ds के मध्य कोण कितना बन रहा है 0 डिग्री, इसलिए पूरे बड़े पृष्ठ S से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा फाई E बराबर, बोलो, सरफेस इंटीग्रल E ds cos थीटा। थीटा का मतलब वेक्टर E और d वेक्टर s के मध्य कोण कितना बन रहा है 0 डिग्री, ठीक। और ये क्या खींचा था हमने, गोला है बंद पृष्ठ, तो ये निशान लगा दो, इसका मतलब होगा पृष्ठ बंद है। फिर यहां E का मान रख दो, समीकरण 1 से E का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये E का मान रख दिया। फिर क्या बचा ds इंटू cos 0 की वैल्यू सबको याद है 1, cos 0 की वैल्यू 1।
फिर जो भी कांस्टेंट है उसको समाकल संकेत के बाहर निकाल दें। क्या है कांस्टेंट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश Q, त्रिज्या R, पूरा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। यहां करते हैं स्टेप है फाई E बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² को कर दिया बाहर। अब क्या बचा? ds। क्या पढ़ेंगे? सरफेस इंटीग्रल ds। और भाई यहां पर हम लोग जोड़ने की क्रिया कर रहे हैं समाकलन से, तो यहां पर सरफेस इंटीग्रल ds, हिंदी में बोलेंगे पृष्ठीय समाकल ds का तात्पर्य होगा ऐसे समस्त अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग। सुन रहे हो? तो यहां पर सरफेस इंटीग्रल ds, इंग्लिश में ही कहा करो, हिंदी भाषी में इंग्लिश में कहते हैं, तो यहां सरफेस इंटीग्रल ds का तात्पर्य होगा ऐसे समस्त छोटे छोटे अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग। और आप ऐसे सारे अल्पांशों के क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा पूरे गोले का क्षेत्रफल, पूरे गोले का क्षेत्रफल। और आपने याद किया था 8वीं क्लास में कि गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R²। पाई R² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल, गोला जानते हो ना गोला, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R²। तो सरफेस इंटीग्रल ds का मतलब ये पूरा क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R²। गोला जानते हो ना, तरबूज, खरबूज, ये है गोला। और जो सीडी होती है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, वो है वृत्ताकार। यहां लेना है अपने को बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ होगा त्रिविमी यानी कि गोला। चलो बस खेल खत्म होने वाला है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² इंटू सरफेस इंटीग्रल ds का मान कितना? 4 पाई R²। सरफेस इंटीग्रल ds का मतलब समस्त अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि गोले का कुल क्षेत्रफल कितना? 4 पाई R²। और ये हो गया खेल खत्म, सिद्ध हो गया। ये 4 पाई कैंसिल, ये R² कैंसिल, लो कैंसिल कर दें, 4 पाई कैंसिल, R² कैंसिल, क्या बचा? Q/एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस प्रमेय सिद्ध हो गया। 12th बोर्ड में अनेकों बार आया है और भविष्य में भी आता रहेगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में गॉस प्रमेय पर बहुत ही अच्छी आपसे बातें करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, खुश रहो।